आज की चर्चा का विषय है जेंडर एंड कल्चर और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज, एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान, लेखिका और जेंडर के क्षेत्र में कार्य कर रही एक कार्यकर्ता। डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज जी ने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में शोध कार्य किया और शोध कार्य के दौरान 6 वर्षों तक वहां शिक्षण का कार्य भी किया है। डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज निरंतर संस्था से जुड़ी हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो कि जेंडर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज जी ने 9 वर्ष तक इस संस्था में कार्य करते हुए प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रोजेक्ट्स और शैक्षिक सामग्री तैयार की, जिससे कि समाज में और विद्यालयों में जेंडर के प्रति लोगों में संवेदनशीलता लाई जा सके। आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इसके अतिरिक्त राज्यों में कई अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर पाठ्यक्रमों को विकसित किया है। भाषा पर बहुत अधिक प्रभुत्व है, तो इसलिए हिंदी और संस्कृत के भाषा से संबंधित पाठ्यक्रमों को विकसित करने में भी आपका योगदान जो है वो अभूतपूर्व है। आप लेखन के कार्य से भी जुड़ी हुई हैं। आपने पंडिता रमाबाई के ऊपर एक किताब लिखी है। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी किए हैं, कई आर्टिकल्स लिखे हैं और इसके अतिरिक्त विद्यालयों, संस्थाओं और शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और इस एक संवेदनशील विषय पर आप अपने विचारों को हमारे सामने प्रकट करेंगी। सभी दर्शकों की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से और सीसीईआरटी की ओर से मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग जेंडर और संस्कृति पर थोड़ी बातचीत करेंगे। आज का जो हमारा समय है और हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं कि औरतों को लेकर के जो हिंसा हो रही है, औरतों की जो भागीदारी है, वो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी भी तरह के काम की भागीदारी को हम देखें, हम देखते हैं कि एक असंतुलन है। और उस असंतुलन को समझने के लिए दरअसल हमें जेंडर की अवधारणा को समझना पड़ेगा। जेंडर आखिर है क्या? अव्वल तो ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हम प्रायः इसको व्याकरण की कोटि के रूप में देखने के आदी हैं। लेकिन जैसे हिंदी की जो प्रकृति है, हमने कई भाषाओं के शब्दों को अपना लिया है। हमने स्कूल शब्द को अपना लिया है, जैसे हमने बस शब्द को अपना लिया है, वैसे ही जेंडर शब्द को भी हमने अपना लिया है। और हम जेंडर को हिंदी में भी जेंडर शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। और उससे एक भिन्न शब्द है लिंग, जो कि दरअसल सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लिंग और जेंडर में फर्क है। हम जब जेंडर की बात करते हैं तो दरअसल ये एक गढ़ी हुई अवधारणा है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जिसमें दरअसल हम लोगों को, उनके गुणों को, उनकी भूमिकाओं को, उनकी जिम्मेदारियों को और जो नियम हैं उनको हम 2 खानों में बांट देते हैं। एक खाना हो जाता है औरत का, दूसरा खाना हो जाता है मर्द का। ये इनके गुण, ये उनके गुण। स्त्री के गुण अलग, पुरुष के गुण अलग। स्त्री के काम अलग, पुरुष के काम अलग। स्त्री की जिम्मेदारियां और भूमिकाएं अलग, पुरुष की जिम्मेदारियां और भूमिकाएं अलग। तर्क ये दिया जाता है कि दरअसल दोनों में अंतर है, इसलिए ये कामों का, ये जिम्मेदारियों का बंटवारा है। हमारा सवाल ये है कि बंटवारा है और अंतर है, इसी पर बुनियादी सवाल हम उठाते हैं।
दो बुनियादी आपको जैविक अंतर हैं। यदि हम औरत और मर्द को देखें, उनकी बनावट को हम देखें, तो औरतें दूध पिला सकती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं। इसके अलावा जो भी अंतर हमें दिखता है वो दरअसल समाज गढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का समाज गढ़ रहा है, ये एक ऐसी अवधारणा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये काफी व्यापक है और हर जगह हम कहीं भी चले जाएं इस तरीके का बंटवारा हमें दिखता है। आप पश्चिम में भी चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आप देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के कामों को, उनकी भूमिकाओं को बांट दिया गया है और उसमें एक असंतुलन है। दरअसल ये एक सत्ता का बंटवारा है, संसाधनों का बंटवारा है, यानी रिसोर्सेस का बंटवारा है। और इसको समझने के लिए हमें पूरे समाज के ढांचे को समझना पड़ता है। और ये समाज, जैसा कि हम जानते हैं और रोजमर्रा के शब्दों में जो शब्द बहुत इस्तेमाल होता है वो है पुरुष प्रधान समाज। हम इसे थोड़ा और व्यापक अर्थ में एक पितृसत्तात्मक समाज के रूप में देखने की बात करते हैं, जिसमें पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है और दरअसल एक विचारधारा है जो आपको स्त्रीत्व और पुरुषत्व के गुणों में उनका बंटवारा कर देता है और स्त्रीत्व के से संबंधित जो गुण हैं उनसे ज्यादा आपको तरजीह दी जाती है। जो पुरुषत्व से जुड़े हुए गुण हैं उनको तरजीह दी जाती है। और ये जो पूरा पितृसत्तात्मक ढांचा है, उस ढांचे को बनाए रखने में, उसको बरकरार रखने में कई चीजों की भूमिकाएं होती हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था की, हमारा परिवार, हमारा धर्म, हमारे धार्मिक नियम, हमारा कानून, हमारा मीडिया। तो हम कह सकते हैं कि इस पितृसत्तात्मक समाज के कई खंभे हैं और उससे जो पूरा समाज की जो बनावट हमारे सामने नजर आती है वो और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारा समाज है ये कई खानों में बटा है, इसमें कई कोटियां हैं और उनमें से एक कोटि है जेंडर। जैसे एक खाना आपका धर्म का है, दूसरा खाना जाति का है, तीसरा खाना यदि हम वर्ग का मान लें यानी अमीर गरीब में हमारा समाज बटा हुआ है। यदि हम क्षेत्र को देखें यानी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, उसमें बटा हुआ है। भाषा को हम देख लें, भाषा के आधार पे समाज बटा हुआ है। उसी तरीके से एक खाना, यदि समाज की बनावट को हम गहराई से समझने की कोशिश करें तो उसी तरह का एक खाना जेंडर का भी खाना है। दिलचस्प ये है कि ये जो बाकी कोटियां हैं, और ये कोटियां भी बहुत कम नहीं है, इनकी संख्या भी कई है और इसमें नए से नए आपको जुड़ते चले जाते हैं। जैसे एक सामाजिक कोटि आपको शिक्षा का भी है। जब हम देखते हैं समाज एक शिक्षित वर्ग और एक अशिक्षित वर्ग में बटा हुआ है और इन सारी कोटियों के अंदर भी जेंडर की अपनी अपनी भूमिका होती है। एक जो शिक्षित पुरुष की स्थिति है और जो एक शिक्षित स्त्री की स्थिति है, उसमें भी हमको फर्क नजर आएगा। जिस तरीके से एक दलित पुरुष को हम देखेंगे और एक ऊंची जाति, तथाकथित ऊंची जाति के पुरुष को हम देखेंगे तो उनकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में भी हमको फर्क नजर आएगा। और इन सब पहचानों से जब जेंडर की पहचान गुथ जाती है तो मामला बहुत जटिल हो जाता है और तब हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा समाज है और जिसको हम कहते हैं कि इसके जो पूरे तौर तरीके हैं, जो हमारी संस्कृति है,
उसमें आपको जेंडर की क्या भूमिका है। हम कहते हैं कि औरतें पारंपरिक रूप से घरों में खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बच्चे पालती हैं, ये सब उनकी पारंपरिक भूमिकाएं हैं और दरअसल हमारी संस्कृति है। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। हमको संस्कृति शब्द को भी पलट के देखना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति भी तो एक नहीं है। यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि भाई शहरों में एक अलग किस्म की संस्कृति होती है। हम देखते हैं कि ग्रामीण संस्कृति के नाम पे आपको अलग चीजें दिखाई जाती हैं और हैं भी, और हमें बस उनकी बनावट और उनके बाकी चीजों से जो उनके रिश्ते हैं उनको समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये आपको भारतीय संस्कृति है और ये एक पश्चिम की संस्कृति है, तो भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या उसको हम एक रूप में ढाल सकते हैं। क्या भारत में हर जगह औरतें घूंघट लेती हैं? नहीं। हम देखेंगे कि उत्तर भारत की संस्कृति फिर अलग है, फिर दक्षिण भारत की संस्कृति अलग है। यदि हम संस्कृति के नाम पे विवाहित औरतों के जो प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, उनको हम यदि उठा करके देखें तो उसमें भी हम एक विविधता पाएंगे। हम देखेंगे कि सिंदूर यदि बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश के हलके में एक प्रतीक है तो वो पंजाब में जाके नहीं है, वो आपको केरल और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वो एक प्रतीक नहीं है। वहां भी प्रतीक है, अलग ढंग के प्रतीक है। इसी तरीके से धर्म के आधार पे भी प्रतीक बदल जाते हैं। और जब हम संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं तो दरअसल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, हमारा रहन सहन, हम कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, हम कैसे उत्सव मनाते हैं, हम कैसे जीते हैं, हमारे गीत क्या हैं, हमारे नृत्य क्या हैं, इन सब चीज से संस्कृति गढ़ी जाती है। और उन सब में जब हम देखते हैं कि औरतों के लिए अलग नियम है, अलग कायदे हैं, और पुरुषों के लिए अलग नियम है, अलग कायदे हैं। अब थोड़ा सा गहराई में जाएं तो हम देखेंगे कि गीत भी किस तरह के गाए जाते हैं और कहाँ पे गाए जाते हैं। यदि चौपाल में होली गाई जा रही है तो वो कौन गा रहा है, या विवाह के जो गीत घरों के अंदर गा रहे हैं वो कौन गा रहा है। तो हम देखते हैं कि जगहें, चीजें, गीत की जो विषय वस्तु है, जो उसका कंटेंट है, वो भी एक जेंडर के आधार पे बटा हुआ है। खान पान, हमारा खान पान भी बटा हुआ है। हम देखते हैं कि और बहुत सारी औरतों को मैंने ये देखा है कि भाई हमें तो यही खाना अच्छा लगता है। यदि मेरी माँ थी, वो अक्सर बहुत छोटे से बर्तन में या ढक्कन में खाना खा लिया करती थी। क्यों? उसको लगता था कि वो बर्तन की बचत कर पा रही है। औरतों को ये न छूट थी और ना ही इसकी उन्होंने कल्पना की कि हम कैसे अपने लिए खाना बनाएं, अपने लिए कैसे जिए। नहीं, उन्होंने हमेशा अपने को पीछे रखा। इसलिए हमें सशक्तिकरण शब्द को थोड़ा खोल करके देखना चाहिए। और खास करके जब हम औरतों के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो दरअसल उसके क्या मायने हैं और हम क्या चाहते हैं, इसको पलट करके हमें देखना पड़ेगा। जरा हम गौर करें कि हमारी संस्कृति में कौन सी औरतें हैं जो सशक्त हैं। मेरा ज्यादा संबंध शिक्षा से रहा है और मैंने पाठ्य पुस्तकें बनाने और पाठ्यक्रम बनाने के काम में अपनी एक सीमित भूमिका निभाई है। और मैंने ये पाया है, और आप लोग भी गौर करेंगे, कि आम तौर पर हमारी किताबें
उनमें कौन हमारे सामने नजर आते हैं? प्राय महापुरुष, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों या धर्म से जुड़े हों या फिर बड़े बड़े राजा महाराजा। हाँ, कुछ महिलाएं नजर आती हैं, क्योंकि महिलाओं में हमने देखा है, यदि हम इतिहास उठा के देखें तो हमें रज़िया सुल्तान का नाम हमारे सामने आता है। हिंदी में हमारे सामने, हिंदी की किताबों में खास करके जो कविता मिलती है वो रानी लक्ष्मीबाई और उनकी बहादुरी की कविता हमें मिलती है। यानी एक सशक्त महिला के रूप में कुछ ये नाम हमारे सामने आते हैं। यदि हम नेताओं के रूप में देखें तो महिलाओं में किनके नाम हमारे सामने हैं? गिने चुने, सरोजिनी नायडू, या फिर मुझे भी अभी पहली बार नहीं याद आ रहा है कि जिनको हमने किताबों में देखा हो, शायद अरुणा आसफ अली स्वतंत्रता आंदोलन में, या दुर्गा भाभी के बारे में कहीं छिटपुट जिक्र मिल जाएगा। मैं गुजरात की किताब देख रही थी, चारुमती योद्धा हमें नजर आई, और कुछ लेखिकाएं हमें नजर आ जाएंगी, या भक्त कवि के रूप में मीरा नजर आती हैं, या फिर जो महिलाएं हमारे सामने नजर आती हैं वो फिर अहिल्याबाई हैं, पद्मावती हैं, दुर्गावती हैं, या सीता हैं, या सावित्री हैं। इस तरह के आइकन्स जिनको हम कहते हैं वो हमारे सामने आते हैं। यदि इन पर हम गौर करें तो हमें समझ में आता है कि अव्वल तो सशक्त महिलाओं की ही कमी है, क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम। हमको सोचना पड़ता है, हमको गिनना पड़ता है, हमको खोज के निकालना पड़ता है कि आखिर कौन सी महिलाएं हैं जो हमारे सामने एक आदर्श के रूप में है। यदि वो वीरांगनाएं हैं तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि लड़ना और बहादुरी तो एक मर्दाना गुण है, और ये फिर उस सोच को दिखलाता है जिसकी बात मैं कह रही थी कि जेंडर और जेंडर के आधार पर जब गुणों का बंटवारा होता है, भूमिकाओं का बंटवारा होता है, तो हम साफ देखते हैं कि यदि आपको किसी किताब में मैडम क्यूरी पर और उनके वैज्ञानिक योगदान पे चर्चा है तो ये जिक्र करना भी हम नहीं भूलते कि वो खाना भी बनाती थी और कपड़े भी धोती थी। यानी जो एक उनकी स्त्री के रूप में जो प्राथमिक भूमिका है उसको भी वो निभाती थी, और उसके साथ उन्होंने अपने वैज्ञानिक योगदान को रखा। तो किस तरीके से हम सशक्तिकरण को देखते हैं, ये हमको इसके सूत्र मिलते हैं कि हमारे सामने कौन सी महिलाएं सशक्त हैं और उनके कौन से गुण ऐसे हैं जिनका अनुकरण करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की एक सीमा ये रही है कि प्रायः उनको एक आदर्श नागरिक तैयार करने की सामग्री के रूप में देखा जाता रहा, जबकि ये उसका लक्ष्य नहीं है और ये उसका काम नहीं है। पाठ्य पुस्तक वो उपकरण है जो दरअसल बच्चों को एक आलोचनात्मक चिंतन में मदद देने के लिए शिक्षक की एक सहायक सामग्री है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने बहुत इस पर लिखा है और उनके भाषण मैंने कई बार सुने हैं वो, और हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ये एक दुर्भाग्य है कि एक ही पाठ्य पुस्तक पर शिक्षक टिका रहता है, और उस पाठ्य पुस्तक में भी जो सामग्री है वो बहुत सीमित सामग्री हमको नजर आती है। और यदि हम सशक्त महिलाओं को और उस रूप में देखें तो हमको और उसकी सीमा सामने नजर आती है। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और इस पर हम सवाल उठाते हैं
कि आखिर महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है, तो उसको समझने के लिए भी हमको जेंडर मदद करता है। यदि हम एक सशक्त महिला की परिभाषा को देखें तो वो क्या है? एक सशक्त महिला ऐसी होगी जो फैसले लेगी अपने बारे में, जो अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकती है, जो लोगों से नजरें मिला करके बात कर सकती है, जो लोगों से खुल के बात कर सकती है, अपने विचार प्रकट कर सकती है। लेकिन हमारे संस्कृति में इसे तो अच्छा नहीं माना जाएगा। हमारी संस्कृति में तो एक अच्छी औरत तो वो है जिसका सिर झुका रहे, क्योंकि लज्जा ही उसका गुण बताया गया है और ये उसकी मर्यादा है कि वो किसी से नजर मिला के बात नहीं करे। उसकी आंखों में शर्म होगी, उसकी नजर हमेशा झुकी रहेगी और वो एक दायरे में रहेगी। वो अपनी मर्जी से रात बिरात कहीं भी किसी के भी साथ या अकेले भी जाने की स्वतंत्रता उसको नहीं है। तो फिर अच्छी औरत का जो पैमाना हमारे यहाँ है वो तो सशक्त औरत के एकदम उलट जाता है। तो जब हम देखते हैं कि सशक्त औरत का क्या पैमाना है या एक सशक्त औरत कैसी होगी, तो जो तस्वीर हमारे सामने आती है वो दरअसल एक ऐसी औरत की तस्वीर होती है जिसने अपने लिए फैसले लिए हों, जिसने निर्णय किया हो और जो अपनी मर्जी की मालिक हो। अपनी मर्जी के मालिक होने का मतलब हम उसको एकदम मनमाना नहीं कह रहे हैं, जो सोच समझ करके फैसले लेती है। लेकिन इसके साथ साथ जो वो करती है वो ये कि वो समाज में जो जेंडर के नियम बनाए गए हैं कहीं ना कहीं उनको चुनौती देती है। क्योंकि और ये बड़ा विडंबनापूर्ण हमको नजर आता है कि एक सशक्त औरत की तस्वीर और दूसरी तरफ एक अच्छी औरत की तस्वीर, दोनों में हमको एकदम लगता है कि दोनों उलट हैं। सशक्त औरत आपको अपने फैसले ले रही है, जो अच्छी औरत है और जो पारंपरिक रूप से जिसको अच्छा बताया गया है वो औरत दूसरों के लिए गए फैसलों का आंख मूंद करके पालन करती है। वो सवाल नहीं उठा सकती। सशक्त औरत को सवाल उठाने का हक है, अच्छी औरत को ये हक नहीं है। सशक्त औरत अपनी मर्जी की मालिक है, अच्छी औरत अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, क्योंकि वो अपने भाई, अपने पति, अपने बच्चों, अपने ससुराल, अपने मायके, इन सब के नियमों और कहिए कि संस्कृति के सारे नियमों को पालने के लिए, उनका पालन करने के लिए बाध्य है। ये सशक्त औरत कहीं भी आ जा सकती है। ये तय करेगी कि उसे अपने काम से या अपने आनंद के लिए भी, सिर्फ काम ही क्यों, अपने आनंद के लिए भी वो कहीं आ जा सकती है। और किसके साथ जाएगी आएगी ये भी उसका फैसला होगा। लेकिन एक अच्छी औरत और एक अच्छी लड़की को हमारी संस्कृति में ये इजाजत नहीं है। हम तो देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं कि यदि बेटी किशोर हो रही है तो उसके साथ एक 5 साल का बच्चा भी कर दिया जाता है रक्षक के रूप में। अकेली कैसे जाएगी? और यदि बड़े शहरों में है तो ये नियम टूटे हैं, लेकिन फिर भी एक जो अच्छी लड़की और एक अच्छी औरत का दायरा है वो आपको नए दायरे बना दिए जाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों में एक टकराहट होती है और इस टकराहट से अभी हमारा समाज तो बहुत जूझ रहा है। क्योंकि एक तरफ चाहे सरकार हो, सरकारी नीतियां हो,
विकास का हमारा मॉडल हो, हम ये मानते हैं कि औरतों को, लड़कियों को सशक्त करने की जरूरत है। एक गैर बराबरी है हमारे समाज में और उन्हें हमको सशक्त करना है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जेंडर के जो बंधे बंधाए नियम हैं उन सब का पालन करते हुए हम अपनी लड़कियों को सशक्त बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरी बेटी उतना ही पढ़े जितना लड़के वाले को, जितनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। भले वो एमएससी कर ले, लेकिन यदि लड़के वाले शादी के बाद उससे नौकरी नहीं कराएंगे तो वो चुपचाप अपनी सारी कल्पनाओं को, अपनी सारी योजनाओं को, अपने सारे सपनों को भुला करके मर्यादा का पालन करते हुए एक अच्छी बहू के रूप में जीवन गुजारते। फिर हम किस सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? तो सशक्तिकरण शब्द, इसके आस पास बहुत कुछ बुन दिया गया है और उसका जो जाला है ना, वो जाला दरअसल हमारी संस्कृति के उन तारों से बना हुआ है जिसमें बहुत ही बारीकी से जेंडर के नियम गुथे हुए हैं। यदि हम आधुनिकता और परंपरा के संघर्ष को भी देखें, सशक्त औरत है, अपनी मर्जी की मालिक बन रही है और हम बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या उसको ये हक है कि वो आगे चल करके, यदि उसकी वो नौकरी कर रही है और उसका ट्रांसफर हो जाता है दूसरे शहर में, तो क्या वो अपना घर परिवार छोड़ करके वो चली जाए? फिर तो उसको स्वार्थी कहा जाएगा। फिर तो वो एक पारंपरिक स्त्री की और एक अच्छी स्त्री की भूमिका पर सवाल खड़ा होगा। तो हम दरअसल सशक्तिकरण चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, इस पर हमको गौर करना पड़ेगा। सशक्तिकरण का शोर बहुत है और बड़े शहरों में, शिक्षा संस्थानों में इसकी बहुत जोर शोर से इस पर बातचीत होती है। लेकिन यदि ढांचा वही बना हुआ है हमारे समाज का, और हम मानते हैं स्कूल हो, कॉलेज हो, यदि वो बंटवारा है, खेलों का बंटवारा है, कामों का बंटवारा है, भाई म्यूजिक टीचर है तो यदि स्कूल में या कॉलेज में अतिथि आए हैं तो आमतौर पर म्यूजिक टीचर कौन होगी? आमतौर पर वो महिलाएं होंगी, और क्योंकि हम मानते हैं कि नृत्य संगीत महिलाओं का काम है। और यदि माला पहनाना है, कोई हमारे यहाँ समारोह है, अतिथि आए हैं, तो कौन पहनाएगा? स्वागत गीत कौन गाएगा? हमने देखा है, अपनी लेडी टीचर्स को देखा है और उनको ये काम सौंपा जाता है। लेकिन यदि अतिथि को स्टेशन से लाना है, एयरपोर्ट से लाना है, उनको गेस्ट हाउस छोड़ना है, या मंच की सज्जा करनी है, या पूरी व्यवस्था करनी है, तो इसका जिम्मा किस शिक्षक को दिया जाएगा? जाहिर है पुरुष शिक्षक को। तो ये बंटवारा तो हर तरफ है। तो हम अपने शिक्षकों को भी नहीं सशक्त कर रहे। इसी तरीके से हम अपने बच्चों में भी करते हैं। किस तरीके के खेल उनको खेलने दिए जाते हैं। और ये सिर्फ सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के फर्क के रूप में भी इसको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जब हमें एक समाज के ढांचे के रूप में इसको देखने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हर तरफ ये है। जैसे मेरी बेटी एक दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, लेकिन बहुत दिनों तक उसका भी ये ख्याल था कि फुटबॉल लड़कियों का खेल नहीं है। उसे लगता था, और ये उसने अपने स्कूल के माहौल, शिक्षकों के रवैये और जो संसाधन उसको उपलब्ध है उसके आधार पर ये धारणा उसकी बनी थी।
और उसे भी लगता था कि लड़कियां यदि खेल रही हैं तो वो बास्केटबॉल खेलें या फिर प्रायः इंडोर गेम्स खेलें। तो हम किस तरह के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? और सशक्तिकरण का जो एक दूसरा संदर्भ हमारे सामने आता है वो हिंसा के संदर्भ में आता है। आजकल लगता है कि हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे बड़े शहरों में हो या छोटे शहरों में हो। बड़े शहरों में ज्यादा ये खबरें चूंकि उभर के आती हैं, जैसे दिल्ली के 16 दिसंबर की घटना, उसकी जो देशव्यापी चर्चा हुई, उस तरह की चर्चा अभी हाल में जो रोहतक में एक बीभत्स घटना हुई है उसकी उस तरीके से चर्चा नहीं है। लेकिन हिंसा के संदर्भ में जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वो सिमट के आ जाता है कि लड़कियों को भाई जूडो कराटे सिखाओ, और कई सारे स्कूलों ने ये शुरू भी किया है कि जूडो कराटे सिखाओ, ताइक्वांडो सिखाओ, ताकि वो आत्मरक्षा कर सके। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि लड़कियों को आत्मरक्षा करने के लिए किन किन साधनों की जरूरत है, किन संसाधनों की जरूरत है? क्या शिक्षा ऐसी हो सकती है जो उसको हिंसा से लड़ने की ताकत दे? जब उसको घर में अपने भाई के साथ उसके बरक्स उतनी आजादी न मिले, तो क्या ये जो हिंसा उसके साथ हो रही है उसके लिए वो लड़ सकती है? इसके लिए हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था उसको सशक्त बनाती है? तो दरअसल हम चाहते क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंसा के संदर्भ में जब हम सशक्तिकरण को देख रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम हिंसा के मूल कारणों को समझें, और खास करके लड़कियों के साथ जो हिंसा हो रही है उसको हमको एक ढांचागत हिंसा के रूप में देखना होगा। जिस समाज में आपको भ्रूण हत्या हो रही है, जिस समाज में हमारे वैसे राज्यों में जहां शिक्षा का, साक्षरता की दर अच्छी है, जहां ज्यादा विकास हुआ है, ज्यादा आर्थिक विकास हुआ है, यदि वहां भी सेक्स रेशियो लगातार गिरता जा रहा है, तो उस समाज में जिसको हम विकसित एक तरह से कह रहे हैं, उस समाज में जो हिंसा हो रही है, क्या हम उस पर विचार कर रहे हैं या उससे अलग हट करके हम हिंसा को हम देख रहे हैं? तो हिंसा दरअसल हमारे पूरे ढांचे में पैवस्त है। वो जाति आधारित हिंसा में भी हम देखते हैं, वो सांप्रदायिक हिंसा में भी हम देखते हैं, और जो जेंडर आधारित हिंसा है, यानी जो लड़कियों के साथ आपको जिस तरीके से हिंसा हो रही है, उस पर यदि हम ध्यान अपना केंद्रित करें तो हम देखते हैं कि दरअसल हमारे ढांचे में ही ऐसा बंटवारा कर दिया गया है कि आपको हक बराबर नहीं है और दायरे अलग अलग बना दिए गए हैं, संतुलन नहीं है। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको ये जो संतुलन है, ये जो गैर बराबरी है, इसको बनाए रखने के लिए आपको कायदे बनाए दिए गए हैं। इसलिए इन कायदों को जब भी कोई चुनौती देती है, कोई चुनौती देता है, तो वो एक हिंसा की वजह बनती है। कहा जाता है लड़कियां आजकल बहुत वोकल हो गई हैं, लड़कियां अपनी मर्जी का कपड़ा पहन रही हैं, यदि वो मनमाने तरीके से रह रही हैं, मनमाने को मैं उद्धरण चिन्हों में रखना चाहूंगी, अपनी मर्जी का पहन रही हैं, तो जाहिर है वो इनवाइट कर रही हैं वायलेंस को। यही तर्क दिया जाता है। क्या भाई रात में, शाम में अकेले घूमने की क्या जरूरत है, और सीधे स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, या सीधे कॉलेज जाओ, कॉलेज से सीधे घर आओ।
फिर तुम्हारे साथ हिंसा नहीं होगी। लेकिन स्कूल से निकल के तुम यदि अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खा रही हो और वहां पर यदि फिक्रेबाजी हो रही है, वहां पर तुम्हारे साथ हिंसा हो रही है, तो ये दरअसल जिम्मेदारी फिर लड़कियों पर डाल दी जाती है और कहा जाता है कि आपने एक तरीके से कायदों का पालन नहीं किया और उसकी सीमा का उल्लंघन किया, तो इस वजह से आपके साथ हिंसा हुई। लेकिन हम वहां पर ये सवाल नहीं उठाते कि आखिर क्यों नहीं आपको लड़कियां अपनी दोस्तों के साथ क्यों नहीं चौराहे पे खड़े होके गप मार सकती हैं। हमने तो जगह का भी बंटवारा कर दिया। चौपाल, पान की दुकान, चौराहा लड़कियों की जगह नहीं है। लड़कियों की जगह घरों में है, या फिर यदि वो सार्वजनिक स्थान पे हैं तो वो झुंड में रहें ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। क्योंकि ये जो पब्लिक स्पेस है, जो सार्वजनिक स्थान है, उसमें पारंपरिक रूप से उससे लड़कियों को अलग रखा गया। दिल्ली में आजकल मैं अक्सर देखती हूं, सड़क पर चलते समय यदि औरतें ड्राइव कर रही हैं तो लोग बहुत कटाक्ष भरी निगाह से देखते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं है कि पब्लिक स्पेस में औरत ड्राइव करते हुए जा रही है। इसलिए एक औरत से यदि टक्कर होती है तो उस टक्कर के अनुपात में जिस तरीके से उस पे कमेंट होता है, जिस तरीके से उसका मजाक उड़ाया जाता है, आप थोड़ा सा उसका विश्लेषण करके देखिए किस तरीके से आपको जोक्स उन पर हैं, किस तरीके के चुटकुले हैं। और प्रायः कॉमेडी सर्कस बहुत लोग देखते होंगे, या बहुत सारे हास्य सम्मेलनों में लोग ऐसी कविताएं सुनते हैं जो औरतों को और सशक्त औरतों को इस पर बनाए जाते हैं और उनके हथियार के रूप में बेलन और सारे प्रतीकों को हमको दिखाया जाता है। आजकल व्हाट्सएप भी आ गया है, व्हाट्सएप पे आप देखिए जो चुटकुले भेजे जाते हैं, प्रायः जो सशक्त औरतें हैं या जिनको हम मजबूत मानते हैं, जो मजबूत होने के अपने हक को एक्सरसाइज कर रही हैं, उनका किस तरीके से मखौल उड़ाया जाता है। तो फिर सशक्तिकरण को हम चाहते भी हैं, हम चाहते हैं कि सशक्तिकरण एक ऐसे हथियार के रूप में हमारे सामने आए जो तभी तक काम करे और वहीं तक काम करे जहां तक समाज या संस्कृति उसको इजाजत दे। समाज और संस्कृति जहां चाहता है वहीं वो अपना सशक्तिकरण दिखाए। यदि उसने समाज और संस्कृति द्वारा निर्धारित दायरे को चुनौती देते हुए अपना सशक्तिकरण दिखाया, अपने पावर को एक्सरसाइज किया, वहां तो वो फिर बुरी औरत हो गई। फिर उसका सशक्तिकरण उसका गुण ना होकर के उसका अवगुण हो जाता है। तो फिर हम तो गोल गोल घूमते रह जाएंगे। यानी सशक्तिकरण भी शर्तों पर हो और जेंडर के नियमों के आधार पे हो। हम लड़की सशक्त हो, वो पढ़े, लेकिन हमारी मर्जी से पढ़े। वो किस स्कूल में जाएगी, किस कॉलेज में जाएगी, ये हम तय करेंगे। वो कौन सा विषय पढ़ेगी, ये हम तय करेंगे। वो कितना पढ़ेगी, ये परिवार तय करेगा। हर चीज आपको संस्कृति के नाम पर और उसकी दुहाई दे करके ये मनवा लिया जाता है कि हमारे यहाँ तो ये चलन नहीं है। अभी कल ही एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, कानपुर की लड़की थी। उसे मैनेजमेंट करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन
उसका एक संपन्न परिवार था। उस संपन्न परिवार का ये चलन नहीं था कि लड़कियां बाहर जाके पढ़े, और जिन दिनों वो पढ़ाई कर रही थी वहां कानपुर में मैनेजमेंट की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। अब उस लड़की को घर से बाहर हॉस्टल में रह के मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए जाने देने में बाधक कौन बन रहा है? उसके घर की संस्कृति, हमारी संस्कृति, जो कहती है कि आप दायरे में रहिए, पढ़ना ही है ना, कुछ और पढ़ लो, अपने मन का करना है और पढ़ लो, और जब तक ससुराल वाले इजाजत दें तब तक पढ़ो, और यदि आपको नौकरी करने की इजाजत मिल गई तो नौकरी भी किस तरह के, ताकि आपकी संस्कृति की रक्षा हो सके, आप माँ की भूमिका भी निभा सकें और बीवी की भी भूमिका निभा सकें। आप ऐसी नौकरी करो कि आधे दिन की नौकरी हो या पूरे दिन की भी नौकरी हो तो तुम्हारी रूटीन निश्चित हो, समय पे घर आ जाओ ताकि बच्चों की देखभाल हो पाए, घर वालों की देखभाल हो पाए। यदि आपकी नौकरी में ट्रैवल है, यानी उसमें आपको यात्राएं करनी पड़ती हैं और आपकी रूटीन बहुत अनियमित है, तो वैसी नौकरी तो उसकी इजाजत हमारी संस्कृति नहीं देता है। मैंने एनजीओ के साथ बहुत काम किया और मैंने देखा है कि उसमें औरतों को जो सबसे बड़ी दिक्कत पेश आती है वो अपने ट्रैवल शेड्यूल और अपने घर की जिम्मेदारियों, जिनको हम कहेंगे कि जो सांस्कृतिक रूप से औरतों की जिम्मेदारियां हैं, उनमें तालमेल बिठाने में ही उनकी सबसे ज्यादा ऊर्जा खत्म होती है। फिर हम क्या चाहते हैं? और इसके साथ साथ एक और नारा आपको चल रहा है कि भाई जेंडर समानता करनी है और जेंडर समता करनी है। अब ये समता और समानता क्या है? समानता तो हम सब लोग समझते हैं, बराबरी। बराबरी मतलब जैसे आप है वैसे मैं भी हूं, बराबरी मतलब, और हमारा संविधान कहता है कि हमारे समाज में हर कोई बराबर है, न धर्म के आधार पर कोई ऊंचा है, न कोई जाति के आधार पर ऊंचा है, न ही शिक्षा और लिंग के आधार पर और जेंडर के आधार पर कोई छोटा बड़ा है। लेकिन हम हकीकत जानते हैं कि हम सब लोग ये जानते हैं कि गैर बराबरी है। समानता हमारा लक्ष्य है, अभी तक हम उस तक पहुंचे नहीं हैं। समानता हमें हासिल करना है और उसके साथ और उसके लिए जरूरी है समता के सिद्धांत को अपनाना। समता और समानता में थोड़ा फर्क है। समता वो है कि जब जिसकी जो जरूरत है उसको समझते हुए हम उसको यदि संसाधन उपलब्ध कराते हैं तब वो समता है। एक उदाहरण इसको स्पष्ट कर सकता है कि मान लीजिए एक रोटी है और 4 लोग हैं। समानता कहेगे कि उसके 4 टुकड़े कर दो, बराबर बराबर हिस्से मिल जाएंगे। लेकिन समता का सिद्धांत ये कहेगा कि यदि 4 लोग हैं तो उन 4 लोगों की जरूरतें अलग हैं, उन 4 लोगों का संदर्भ अलग है। हो सकता है एक बीमार हो और उसको ज्यादा भूख हो, और हो सकता है एक गर्भवती महिला हो जिसको ज्यादा पौष्टिक आहार चाहिए, और हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका पेट वाकई भरा हुआ हो। तो समता का सिद्धांत ये कहेगा कि जिसकी जो जरूरत है उसकी अपेक्षा के मुताबिक, उसकी जरूरत के मुताबिक हम संसाधनों का बंटवारा करें, और तब हम एक तरीके से उस रास्ते पे चलते हुए हम समानता को हासिल कर सकते हैं। एक और उदाहरण से इसको हम समझें। मान लीजिए एक थाल में खिचड़ी है और हमारे उस थाल के आसपास 5-6 आपको अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं।
एक आपको सारस है, एक आपको बंदर है, एक आपको हाथी है, ये एक आपको लोमड़ी है, एक आपका चूहा है। अलग अलग जानवर है। आप तो कहेंगे कि भैया बराबरी हो गई, हमने एक थाल में दे दिया, अब लोग खा लें और हमारा काम पूरा हो गया, ये दायित्व तो हमारा पूरा हो गया, हमने सबको मौका दिया, सबको भोजन उपलब्ध करा दिया। लेकिन हम अपने समाज की वास्तविकता जानते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। हमें अलग अलग जो पशु पक्षी हैं उनकी जो जरूरत है, और वो जरूरत फिर कई स्तर पे अलग अलग तरह की है, यानी उनके खाने के पात्र अलग होंगे। यदि सारस है तो उसके लिए सुराहीदार बर्तन चाहिए, किसी के लिए छिछला बर्तन चाहिए, किसी के लिए थोड़ा गहरा बर्तन चाहिए। तो हम क्या देंगे, किसमें देंगे, ये उससे तय होगा। उसके अलावा हम जो उसमें पदार्थ है, खिचड़ी है, तो क्या सारे आपको खिचड़ी खा लेंगे, या हर की जरूरत और उसके भोज्य पदार्थ भी भिन्न है। और उस भोज्य पदार्थ, न केवल भोज्य पदार्थ भिन्न है बल्कि भोज्य पदार्थ का परिमाण, उसकी क्वांटिटी भी डिफरेंट है। यदि हाथी को जितना चाहिए और चूहा को जो जितना चाहिए वो भिन्न है, तो समता का सिद्धांत तो ये कहेगा कि जिसकी जो जरूरत है, जैसे जरूरत है और जितनी जरूरत है, उसका ख्याल रखते हुए हम संसाधन उपलब्ध कराएं। और शिक्षा के दायरे में ये बहुत जरूरी हो जाता है। अभी बहुत जोर है, आरटीई कानून हमारे सामने है, जिसको बहुत संघर्ष के बाद हमने हासिल किया है, और हमें वैसे बच्चों को अपने स्कूल तक लाना है। और हम सब उस प्रयास में जुटे हुए हैं जो किसी न किसी वजह से, सामाजिक आर्थिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से छूट गए हैं, अभी तक स्कूल नहीं आ पाए हैं। उन तक हमें यदि पहुंचना है तो हमें समता के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। यदि लड़कियां नहीं आ रही हैं दलित बस्ती से, यदि आपको एक निःशक्त बच्ची हमारे सेंटर तक नहीं आ पा रही है, हमारे जो पास का प्राथमिक स्कूल है उस तक नहीं आ पा रही है, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा और व्यवस्था करनी होगी और वैसे संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे ताकि वो निःशक्त बच्ची हमारे स्कूल तक आ पाए और शिक्षा हासिल कर पाए। समता का सिद्धांत ये कहता है। और तब हम जब समता के सिद्धांत पे चलते हुए यदि संसाधनों का बंटवारा कर पाएंगे, तब शायद एक स्थिति आएगी जब हर व्यक्ति, हर बच्चा आपको सशक्त हो पाएगा। सही मायने में यदि हम सशक्तिकरण लाना चाहते हैं तो हमें जेंडर आधारित समानता और समता के सिद्धांत को अपनाना ही होगा। और जब हम इनको अपनाने की बात करते हैं तो कई स्तरों पर हमको काम करना पड़ेगा। हमें भागीदारी हर जगह बढ़ानी पड़ेगी, हमें विकल्प उपलब्ध कराने पड़ेंगे। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में जो एक असमान बंटवारा है संसाधनों का, सत्ता का, उस असमान बंटवारे को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम संसाधनों के बंटवारे को, उसमें जो मौजूद गैर बराबरी है उसको नहीं खत्म करेंगे, सशक्तिकरण का सपना सपना ही रह जाएगा। आखिर क्यों हमारे यहाँ आपको महिला वैज्ञानिक बहुत नजर नहीं आती हैं? आखिर क्यों गणित के क्षेत्र में
या जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, उनके क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कम है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अभी तक की जो हमारी उपलब्धियां रही हैं उनको मैं नकार रही हूं, लेकिन यदि हम अनुपात देखें तो अनुपात सचमुच कम है। लंबे संघर्ष से हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हमने देखा है कि अब औरतें सेना में आपको शामिल हो रही हैं और सेना में उन पदों पे काम कर रही हैं जिन पदों पर आम तौर पर हमारी संस्कृति ने पुरुषों को रखा था। यानी जहां सचमुच लड़ना है, डट के लड़ना है, केवल सेना में नर्स की भूमिका या डॉक्टर की भूमिका या प्रशासनिक कामों को संभालने की भूमिका में औरतें अब नहीं हैं। हमको ऐसी जगहों पे भी आना है जहां हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए काम कर सकें। और सशक्तिकरण मौके देने की मांग करता है, हमें मौके देने हैं। अभी मेरी जो मददगार है मेरे घर में, मैं उससे बात कर रही थी। मेरे घर में मरम्मत का काम होने वाला है और मैं परेशान थी कि मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। और मेरी जो मददगार है उसने मुझे इतने विस्तार से काम के बारे में समझाया, नाली की बनावट के बारे में समझाया, घर की बनावट, अच्छा इसका दरवाजा थोड़ा ऐसे हो जाए तो कैसे होगा। तो मैं हैरान थी कि उसका नाम सरोज है और मैं हैरान थी अपनी उस मददगार की क्षमता को देख करके कि सरोज को मौका मिलता तो क्या ये एक आर्किटेक्ट नहीं हो सकती थी? सरोज क्या एक इंजीनियर नहीं हो सकती थी? लेकिन उसको मौका नहीं मिला। तो सशक्तिकरण तो ये मांग करता है ना कि हम मौके उपलब्ध कराएं और विकल्प उपलब्ध कराएं। सिर्फ यही विकल्प नहीं रहे, विकल्प इसका भी हो कि यदि घर में रहना और खाना बनाना ये मुझे पसंद है तो उसको भी चुनने का हक हमें चाहिए, लेकिन वो बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम इन्फॉर्म्ड चॉइस की बात करते हैं। सशक्तिकरण का मतलब है कि हम अपनी इन्फॉर्म्ड चॉइस को एक्सरसाइज कर सकें, हमारे पास विकल्प है, हम चुन सकें और हमको पता हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए संसाधन हमें उपलब्ध हों। और तब हम जो चुनते हैं और उसमें जो हमारी क्षमता निखर के आएगी या हम उसमें जो सीखेंगे वो दरअसल हमें सशक्त बनाएगा। इसलिए सशक्तिकरण का मुद्दा पूरे सामाजिक ढांचे की बनावट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब मौके उपलब्ध कराए जाते हैं और विकल्प हमारे सामने रहते हैं तो हमने देखा है कि एक से एक उपलब्धियां हमारे सामने आती हैं। मैं देख रही थी जो नरेगा है उसमें महिलाओं की भूमिका को, और उसमें मेट के रूप में जो कार्यस्थल है उसकी नाप जोख करने के लिए आपको महिलाएं आई जिन्होंने कभी नापा जोखा नहीं था। उस हालांकि वो नापती जोखती तो है, खाना बनाती हैं, कितना नमक देना है, कितनी सब्जी में कितना तेल पड़ेगा और आटा गूंदने में कितना पानी पड़ेगा, नाप जोख वो जानती हैं। लेकिन चूंकि जो एक भवन बनाने में या एक बांध बनाने में या एक खेत की नपाई करने में जो आपको हुनर चाहिए, उस हुनर के उसको काबिल नहीं माना जाता है या उसका एक प्रशिक्षण उसको नहीं मिलता है, इसलिए
मान लिया जाता है कि ये तो वो काम नहीं कर सकती है। लेकिन मैंने कई महिला मेट ऐसी देखी जिन्होंने प्रशिक्षण लिया और अभी बहुत कायदे से वो नपाई जोखाई का काम कर रही हैं। तो ये बहुत अहम है कि हम कितने मौके उपलब्ध कराते हैं। मौके उपलब्ध कराना, संसाधन उपलब्ध कराना, ये हमको भागीदारी बढ़ाने की ओर ले जाएगा। और जब हम भागीदारी औरतों की बढ़ेगी तो हमें लगता है कि शायद कहीं न कहीं इस ढांचे की जो पूरी बनावट है उसमें एक परिवर्तन आएगा और उसमें फिर जो हिंसा के कारण छुपे हुए हैं उस पे भी असर पड़ेगा। मैं सोचती हूँ कि औरतें यदि सड़कों पे चलती हैं और उनके साथ छेड़छाड़ होती है, यदि औरतों से सड़क पट जाए, मेट्रो में सिर्फ एक डिब्बा औरतों का न रहे, उनकी संख्या और ज्यादा हो। अभी भी क्या होता है, सड़कों पर औरतें दिखती हैं, अलग अलग भूमिकाओं में दिखती हैं, उनकी तादाद दिनों दिन बढ़ रही है। लेकिन यदि वो तादाद बराबरी के स्तर पे हो तो फिर कितनी हिंसा की घटनाएं होंगी, कितनी छेड़खानी की घटनाएं होंगी, ये भी हमको देखना पड़ेगा। यदि नुक्कड़ पर फिक्रेबाजी हो रही है और नुक्कड़ ऐसी जगह हो जहां लड़कियों का भी अड्डा हो, तो शायद उस पर एक अंकुश लग सकता है। हालांकि हिंसा बहुत कुछ हमारे समाज में जो मर्दानगी की अवधारणा है और वो जो पूरा हमारे समाजीकरण से जाके जुड़ता है, उसमें भी उसके सूत्र जाते हैं कि हम किस तरीके से लड़कों की परवरिश करते हैं और लड़कियों की परवरिश करते हैं। उसमें भी आपको जो एक बंटवारा है, एक भेद है, वो भी कहीं ना कहीं हिंसा सहने और हिंसा करने को जायज ठहराता है। बहन हो, तुम्हारे खिलौना ही छीन लिया ना, अच्छा भाई ही है ना, थोड़ा चुप रहो, आवाज न उठाओ, तुम्हारे लिए कोई और ले आएंगे। अच्छा बेटी हो ना, तुमको तो दहेज दे दिया, तुम्हारी शादी में तो तुम्हारा हिस्सा मिल गया, अपनी पैतृक संपत्ति में हक ना मांगो। तो यदि हम सशक्त करना चाहते हैं तो मौके बढ़ाना, विकल्प उपलब्ध कराना, भागीदारी बढ़ाना, और इस रास्ते से, और भागीदारी फिर हर क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ा करके हम शायद इस अभी की स्थिति को बदल सकते हैं। और इस बदली हुई स्थिति में जब हम औरतों के सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम पुरुषों के सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये जानते हैं और ये हकीकत है कि पुरुष भी एक तरह के नहीं हैं। आपको जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर पुरुषों के पास भी समान सत्ता नहीं है। जब एक रिक्शे वाले, एक ठेले वाले पुरुष को हम देखते हैं और एक शिक्षित आपको नौकरी पेशा व्यक्ति को हम देखते हैं, तो उन दोनों पुरुषों में भी आपको एक गैर बराबरी का संबंध है और वहां भी एक हिंसा का संबंध बनता है। तो उन पर भी बात करने की जरूरत है। लेकिन आज हम यहाँ विशेष करके महिलाओं के सशक्तिकरण और संस्कृति में उसको कैसे देखा जाता है, और यदि महिलाएं सशक्त हो रही हैं तो वो किस तरीके से उनके बारे में राय बनती है, उस पर हम चूंकि ज्यादा बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ज्यादा बात औरतों की है। लेकिन हम साथ साथ हम इसमें हर व्यक्ति के सशक्तिकरण की बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि
हर व्यक्ति सिर्फ एक पहचान में नहीं बटा है। जेंडर तो एक खाना है। हर व्यक्ति आपको अलग अलग पहचानों में बटा हुआ है और उन पहचानों में फिर सत्ता संबंध अलग अलग है। इसलिए असल सशक्तिकरण तो वो होगा जिसमें हर बंदा आपको सशक्त हो। हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इतना हमें जरूर याद रखना है कि सशक्तिकरण कोई आइसोलेटेड इशू नहीं है, यानी एक कोई अलग थलग ये कोई मुद्दा नहीं है। ये हमारे बहुत सारे मुद्दों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए जो इसकी जटिलता है उसको अलग अलग कोणों से देखने की जरूरत है और तभी शायद हम अपनी चुनौतियों को सही तरीके से पहचान पाएंगे और काम कर पाएंगे।